हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस फैक्ट्री। एंड आज हम लोग एप्टीट्यूड सीरीज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है सरगम कुमार सिंह। ठीक है। और पिछले के सेशंस आप लोग देख चुके होंगे। आई होप आगे के सेशंस को हम लोग प्रोसीड करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने आज जो टॉपिक उठाया वो रेशियो है। प्रोपोर्शन हम इसके अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिव्यू आया था कि मेरी वीडियो लेक्चर्स में कुछ चीज़ें शायद उन बच्चे को समझ में नहीं आ रही हैं, या शायद डिस्क्रिप्शन मैं सही से नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोगों से एक आग्रह है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या एग्जाम्पल या किसी क्वेश्चन को समझने में पर्टिकुलर टाइप की दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज आप ना स्पेसिफाई करके थोड़ा सा हमें बताएं कि हाँ, मुझे पर्टिकुलरली इस पोर्शन में आपका ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, ताकि मैं वो पैटर्न को समझ पाऊं और मैं उन चीजों को इम्प्रूव कर पाऊं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कवर करते हैं, ज्यादा इस पे और चीजें डिस्कस नहीं करते। बट हाँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप एक थोड़ा सा पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफाई करके मुझे रिव्यू दें कि हाँ सर, आप ये चीजें थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, तो मैं उसके अकॉर्डिंग और वीडियो में चीजें इम्प्रूव करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो जब भी हमें दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, कोई भी दो क्वांटिटी उठा लीजिए, और दो क्वांटिटी को जब हमको कंपेयर करना है तो उसके दो तरीके हैं। ठीक है। एक तरीका होता है जिसको हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं, और दूसरा होता है परसेंटेज। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक एग्जाम है जिसमें 600 नंबर का एग्जाम है, और वो 600 नंबर में कोई बच्चा 400 नंबर लाता है। ठीक है। और एक दूसरे वही उसी क्लास में बच्चा पढ़ता है, बट वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, और वहां पे मान लीजिए वो 700 नंबर का वहां पे एग्जाम होता है, और 700 में मान लीजिए उसको 450 नंबर आते हैं। ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे कि 700 में 450 नंबर लाने वाला बच्चा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, या 600 में जो 400 नंबर लाया हुआ है बच्चा है वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है? तो इसके दो तरीके हैं कंपेयर करने के। ठीक है। ताकि हम कंपैरिजन को समझ सकें कि कैसे कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कंपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और दूसरा तरीका है हमारा परसेंटेज। ठीक है। अब रेशियो की अगर हम बात करें, तो रेशियो में क्या है कि अ रेशियो इज अ रिलेशनशिप। रेशियो क्या है? एक रिलेशनशिप है। ठीक है। बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो यहाँ पे नोट करने की जो बात है ये है कि रिलेशनशिप होता है। ठीक है। दो लोगों के बीच का ये रिलेशनशिप बताता है, दो क्वांटिटीज के बीच में जो कि सेम काइंड के। सेम काइंड का क्या मतलब है? जब भी हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, तो तुलना, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मार्क्स की तुलना हम कर रहे थे। ठीक है ना, कि 600 नंबर में किसी बच्चे को 400 नंबर आए। तो दो क्वांटिटी है, एक फुल मार्क्स। फुल मार्क्स जो है ये हमारा एक क्वांटिटी है, और 400 नंबर जो बच्चे ने लाया, जो प्राप्त अंक है उसका ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है, ये भी हमारा अंक है। ठीक है। तो ये सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है। तो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है। और ये कब होता है? जब हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से भाग देते हैं, एंड इज ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट क्वांटिटी बाय द सेकेंड। जब हम पहले क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से भाग देते हैं तो हमें मिलता है रेशियो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 400 नंबर में 600 नंबर। ठीक है। 400 नंबर में जब मैंने 600 नंबर बोला, तो यहाँ पे दो चीज होती हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग डेनोमिनेटर। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा, शेषार्थ वगैरह ये सारी चीजें पता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि रेशियो में एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज होता है, एंटीसीडेंट। ठीक है। तो जो जब भी दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म को, जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोला जाता है, एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म होता है उसको कंसीक्वेंट बोला जाता है, कंसीक्वेंट। ठीक है। और जो भी रेशियो हमें मिलता है तो वो एक प्योर नंबर होता है। रेशियो क्या होता है? एक प्योर नंबर होता है। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर रेशियो के बारे में एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पे 400/600 बोला, तो जब हम रेशियो की बात करें तो ये नंबर कट जाएंगे, ये दो से दो भाग में और ये तीन भाग में, है ना। तो दो 2:3 हम लिखते हैं, ठीक है। तो जो 2:3, क्योंकि हमेशा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में वन को लेकर के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ है वो वन ही हो सकता है। तो हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। भाग देकर के सबसे छोटे अंक में लिखना है ताकि प्राइम नंबर के फॉर्म्स में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आ जाए, ठीक है। उनके बीच में वन को छोड़ करके और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल रेशियो इनटू अ होल नंबर रेशियो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शनल रेशियो दिया है, तो उसको हम लोग होल नंबर के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर। पहला स्टेप क्या है कि जो डेनोमिनेटर्स दिए होंगे उनका एलसीएम निकालना है। दूसरा क्या है, ईच टर्म ऑफ द रेशियो जो है उसको मल्टीप्लाई करना है बाय द एलसीएम और सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं, ठीक। तो हमारे पास है 1/1/3। तो इसको हम लोग अगर लिखें, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 3 × 1, 3 + 1, ठीक है। कैसे होता है, 3 × 1 + 1/3 = 4 × 4 × 2 + 1/4 = 6 × 1 + 5/6। तो ऐसे हमने रेशियो में इसको लिखा। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 4/3, ये आ जाएगा 9/4, और ये आ जाएगा हमारा 11/6। ये आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है, किसका, डेनोमिनेटर का। तो हमें डेनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, निकालेंगे। डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं एलसीएम। 3, 4 और 6, तो तीन से का एलसीएम, 3 से एलसीएम हम निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 1, 4 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से हम लोग निकालेंगे, तो 1, 2 और ये 1 हो गया। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 × 2 × 2, ठीक है, में 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 4, 3, 12, तो 12 इसका एलसीएम, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय दिस एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। तो अभी हमने जो लिया था, ठीक है, तो 4/3, तो अभी हम क्या करेंगे, 4/3 = 9/4 = 11/6। इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। अभी एलसीएम हमारा आया 12, है ना। एलसीएम 12 आ गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 4/3 = 9/4 = 11/6। अभी हम लोग एलसीएम निकाल लिए, और इस एलसीएम को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ भी 12 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये गया 4 बार में, 4 से ये गया 3 बार में, और 6 से ये गया 2 बार।
हमें एलसीएम क्या मिल गया, 16:, सॉरी रेशियो हमको क्या मिल गया, 16:27:22। तो ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, तीन क्वांटिटीज में से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्शन में है, जैसे ये हमारा क्या था, फ्रैक्शन में आया था, है ना। तो अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग होल नंबर में, यहाँ देखिए ये सब कुछ होल नंबर में आ गया, तो हम फ्रैक्शन से होल नंबर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है किसी गिवन क्वांटिटी को गिवन रेशियो में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको बोला गया, एक चॉकलेट बार दिया गया और चॉकलेट बार को बोला गया कि दो हिस्सों में बांट दो। ठीक है, तो आप या तो आधा आधा अपने भाई बहन के साथ बांट सकते हैं। ठीक, या दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे आधी रोटी दीजिए, तो मम्मी ने आपको आधी रोटी तोड़ करके दिया। ठीक, कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि आम का बंटवारा हमें जैसे बगीचे में करना है तो दो हिस्सा इनको दे दो, तीन हिस्सा इनको दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से बंटवारा होगा कि किसी को दो हिस्सा मिलेगा, किसी को तीन हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें बंटवारा करना है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का कुछ हिस्सा किसी को, कुछ हिस्सा किसी को अगर देना है, तो वैसे में हम कैसे करें। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए, इस पे क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से अच्छे से बन सकते हैं। तो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है, इससे मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। कहता है कि 20 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में 20 स्वीट्स का बंटवारा करना है। कितने, 20 स्वीट्स, तो 20 मिठाइयाँ हैं, 20 स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं या जो भी है मिठाइयाँ हैं, इनको दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच ए को 20 का दो हिस्सा मिलना चाहिए और बी को इसका तीन हिस्सा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हम रेशियो जैसे हमने कन्वर्ट किया था थोड़ी देर पहले, जो हम 600/400 का एग्जांपल लिए थे, 600/400 का जैसा हमने example लिया था। ठीक है, तो हमने कॉमन रेशियो में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। सॉरी, यहाँ पे 400/600 है ना। तो हमने इसको कॉमन रेशियो में कन्वर्ट कर लिया था, कॉमन रेशियो में कन्वर्ट किया था। तो 400/600 को 2/3 में किया, तो कुछ भी यहाँ पे हम 2x/3x कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी x नंबर से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो हमेशा 2/3 ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ओके, तो कुछ x नंबर से अगर यहाँ पे हमारी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, ध्यान से समझिए, तो x नंबर से मल्टीप्लीकेशन अगर हो जाए, मान लीजिए a को 2x मिला। ठीक है, a को 2x मिला और b को 3x मिला। ठीक है, तो 2x और 3x, यही x तो कट गया तो रेशियो आया 2:3। हाँ कि, और ये 2x और 3x को अगर जोड़ दें तो ये 20 के बराबर होगा, है ना। तो आप ऐसे समझिए कि हम कहते हैं कि मान लीजिए कि a को, लेट a एंड b गेट्स 2x एंड 3x, 2x एंड 3x। ठीक है, 2x और 3x मिल गया रिस्पेक्टिव क्रमशः। ठीक है, ये मिल गया। अब अगर ये मिल गया तो आगे समझते हैं। तो इसका मतलब है कि 2x + 3x दोनों मिलाकर के 20 के बराबर होंगे। तो 5x जो है वो 20 के बराबर हो गया, तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान आ जाएगा 4। अब यही x का मान 4 आ गया, तो यहाँ पे जो हम ले रहे थे कि ये हमारा 2x, a को मान लेते हैं हम 2x मिला और b को हमने मान लिया 3x मिला, तो a हो जाएगा 2 × 4 मतलब 8, और ये हो जाएगा 3 × 4 मतलब 12। तो a को मिला 8 मिठाई और b को मिला 12 मिठाई, है ना। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है आप खुद समझिए, सोचिए अच्छे से। ठीक है, कि दो या तीन जो भी हो, ठीक है, a को अगर 2 मिला
तो अगर मैं ए के लिए बात करूं तो 2 और 3, ये जो भी अनुपात आ रहा है ये मिलकर के ही तो 20 है कि नहीं? तो 2 और 3 मतलब टोटल 5 हुए। तो ए का उस हिस्सा 2/5 मिल रहा है, 5 में से ए को 2 ही मिल रहा है, और बी को 5 में से 3 मिल रहा है, मतलब 3/5 मिल रहा है। किसका? किसका? 20 का, ऑफ 20। मैं फिर से लिखता हूँ ऑफ 20। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मतलब हो गया, इसको मिला 2/5 × 20। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगा 8। और उसी तरीके से बी का आ जाएगा 3/5 × 20, और ये आ जाएगा डायरेक्ट 12। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, ठीक है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। चलिए, अब यहाँ एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। दो नंबर है और दो नंबर के बीच का अनुपात दिया हुआ है 4/5। ठीक है, 4:5 रेशियो दिया हुआ है, और उनका एलसीएम दिया है 180। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, ठीक है, तो दो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि लेट द नंबर्स बी 4x and 5x। ठीक है, 4x and 5x, वो दो नंबर्स ये हो गए। ठीक है, अब ये 4x और 5x अगर नंबर हो गए, तो अब देखिए, अगर मैं 4x और 5x का एलसीएम निकालूं, ठीक है, तो 4x और 5x का एलसीएम क्या है, यहाँ पे निकालते हैं, आराम से देखते हैं। मान लीजिए ये 4x हो गया और यहाँ पे 5x, तो दोनों कटेगा x से। ठीक, तो x से कटेगा तो ये 4 आ गया, और ये आ गया हमारा 5, है ना। ये हो गया हमारा 5। अब समझेंगे, और कुछ बच्चा क्यों नहीं, तो अब एलसीएम निकालना। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4 × 5 × x, मतलब 20x आ गया। बट एलसीएम हमारा दिया हुआ कितना है, 80। तो इसका मतलब है कि 20x किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो x किसके बराबर है, 180/20, कट गया, 9 के बराबर आ जाएगा। तो x का मान आ गया, अगर x का मान 9 आ गया, सो द नंबर्स क्या क्या आएंगे, नंबर्स क्या क्या आएंगे, 4 × 9, 5, that is 36 and 45 respective। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, है कि। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबर हैं और दोनों नंबर के बीच का जो रेशियो है वो दिया है 3:4। कह रहा है इज देयर एचसीएफ इज 15, उनका एचसीएफ दे दिया है 15, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 15 दे दिए। तो कह रहा है कि नंबर्स कौन कौन से हैं वो बता रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो नंबर जो है 3x और 4x। ठीक है, तो मान लेते हैं द नंबर्स बी लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x रिस्पेक्टिव। ठीक, ये हमने माना। अब आप खुद सोचिए, अगर दो नंबर 3x और 4x है, तो इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, x ही है। x के अलावा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर 1 और x है। ठीक है ना, 1 और x है। पर 1 और x में हाईएस्ट कॉमन कौन है, ऐसा नंबर जो हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है, तो x है। तो HCF ऑफ 3x and 4x इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा।
बट कह रहा है कि HCF 15 है, तो HCF अगर 15 है मतलब x का मान 15 है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। सिंपल है ना। और x का मान अगर 15 हो गया तो नंबर क्या होगा, 3 गुने 15 और 4 गुने 15। सो द नंबर्स आर so the numbers are 3 into 15 and 4 into, that is क्या हो जाएगा इससे, 45 और 60। ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेशियोज में सबसे पहला आता है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, तो उसका कहता है कि अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2/5, तो 2/5 का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 2 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4/। उसी तरीके से ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो जब बोलता है सवाल में ये शब्दों का इस्तेमाल होता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर कह रहा है, तो अगर मान लीजिए नंबर हमारा 2/5 था, तो ट्रिप्लीकेट बोलने का मतलब है 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया 8/125। उसी तरीके से सब डुप्लीकेट, तो नोटिस करिएगा यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं कह रहा है, सब डुप्लीकेट कह रहा है। तो जब वो सब डुप्लीकेट कह रहा है तो सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर है, तो वो कह रहा है स्क्वायर रूट। ओके, तो सब डुप्लीकेट रेशियो में एक्चुअली क्या है, एक तरीके से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमें बोल दिया कि 16/25, ठीक है, और कहता है कि 16/25 का सब डुप्लीकेट रेशियो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि √16/25। ठीक है, √16/25 का मतलब हो गया 4/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सब डुप्लीकेट। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब डुप्लीकेट। ठीक है, ये हमारा सब डुप्लीकेट। ठीक है, और 4/5 का अगर डुप्लीकेट बोलता तो इसका 16/25 होता, मतलब उल्टा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या है कि क्यूब रूट एक तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोल दिए 27/64 का सब ट्रिप्लीकेट, तो जैसे हमें बोला सब ट्रिप्लीकेट, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम क्यूब रूट निकालेंगे किसका, 27/64 का, तो कितना आ जाएगा, 3/4, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, उसी तरीके से अगर बोलता है इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है, तो एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट का अगर हम लोग हेर फेर कर दें, बदल दें, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना दें और डेनोमिनेटर को हम लोग न्यूमरेटर बना दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ठीक है, जैसे 3/4 का अगर इनवर्स रेशियो हम लोग बोले, ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा, या 4/3 का इनवर्स 3/4 हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास तीन रेशियो दिया है, जैसे 1/2, 3/4 और 5/7, ऐसे तीन रेशियोज दिए। ठीक है, तो तीन रेशियोज अगर दिए हैं, तो अगर हम न्यूमरेटर जो है, जो एंटीसीडेंट्स जिनको हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम एंटीसीडेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब न्यूमरेटर्स को जो ऊपर में है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे में जो डेनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रेशियो हमें प्राप्त होता है, जो ये रेशियो हमें प्राप्त हुआ, इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड रेशियो, मतलब 15:56 जो है ये हमारा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तक कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेशियोज के, वो प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नंबर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज। मान लीजिए 2/5
अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट गया ना एक तरीके से। मतलब अगर ऊपर में हमारा 8 है और नीचे में हमारा 20 है, तो 8/20 या 2/5, बात हमारा सेम। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा A/B = MA/MB। उसी तरीके से कहता है कि अगर हम ऊपर और नीचे सेम चीज से भाग दे दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सच बात है। अगर मान लीजिए A/B है, भाग देने का मतलब ही क्या है? अगर मैं इसको D से भाग दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, तो D से भाग देने का मतलब क्या है? कि हम 1/D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सा बात तो यही है ना, तो 1/D से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तभी तो A/D हो गया और नीचे हमारा B/D हो गया। ये वही बात है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमारा आता है तीसरा, कि डेनोमिनेटर इक्वेशन मेथड। ठीक है, डेनोमिनेटर इक्वेशन क्या मेथड क्या कहता है? कहता है कि the magnitude of two ratios can be compared by equating the denominators of the two ratios and then checking for the value of the numerator। ठीक है, क्या कि अगर दो रेशियोज का मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके जो डेनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, उनको पहले इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर चेक कर लेंगे जो न्यूमरेटर का वैल्यू है उसको। ठीक है, जैसे यहाँ 8/3 और 11/4 दो नंबर दिए, 8/3 और 11/4 दो नंबर दिए। अब इन दोनों का डेनोमिनेटर ही अलग है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब एग्जांपल लिया था, तो मैंने कहा था ना, एक बच्चे के स्कूल में 600 नंबर का पेपर होता है और दूसरे इस बच्चा है जिसके स्कूल में 700 नंबर का पेपर होता है। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए पहले उसका डेनोमिनेटर को हम लोग एक समान कर देंगे। ठीक है, समझे? तो जैसे मैं इसके डेनोमिनेटर को अगर 1.33 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 1.33 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा बात। और यहाँ पे भी मैं 1.33 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1.33 से, अच्छा 1.33 से जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? अगर ध्यान से देखें तो 1.33 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैंने यहाँ ऊपर में 4/3 से और नीचे में भी 4/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो गया? ऊपर में हो गया 32/3 और नीचे में हमारा एक तरीके से हो गया 4, और यहाँ पे भी हो गया 11/4। ठीक है, अब दोनों का डेनोमिनेटर एक तरीके से सेम हो गया। जैसे डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, अब हम ऊपर से कंपेयर कर सकते हैं। तो 32/3 जब आप करेंगे, तो 32/3 आपका कितना आ जाएगा? कुछ 10.66। तो जैसे ही हमको 10.66 मिल गया और इसका न्यूमरेटर हमारा 11 है, तो अब दोनों को कंपेयर करना आसान है, हम देख करके बता देंगे कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर इक्वेशन। ठीक है, फिर आता है द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, जिसे यहाँ पे है कि A/B = C/D होता है। ठीक है, A/B = C/D। क्लियर? अब इसको अगर हमें दो इंटीजर्स की तरह से लिखना है, तो अगर मैं कह चाहूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A/B/C/D। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि A/B इंटू ये D/C है, तो ये क्या आ जाएगा? AD/C। तो इंटीजर के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कंपेरिजन है। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया AD/C। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। पांचवा कहता है कि अगर बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो आर अ सर्ड क्वांटिटी। सर्ड का मतलब क्या होता है? सर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, जो भी रेडिकल साइन होते हैं, ठीक है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ठीक है, मतलब A⁻1/m, तो ये जो भी आता है इसको हम लोग सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सर्ड होते हैं। अच्छा, तो कह रहा है कि अगर बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो आर अ सर्ड क्वांटिटी, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर दोनों अगर सर्ड क्वांटिटी, देन द रेशियो विल नेवर इवॉल्व इनटू इंटीग्रल। यहाँ नोटिस करने वाला पॉइंट है कि वो कभी भी जो रेशियो है उसको इंटीग्रल नंबर नहीं आएगा।
कब तक नहीं आएगा? अनलेस द सर्ड क्वांटिटीज आर इक्वल। तब तक जब तक ये सर्ड क्वांटिटी बराबर ना, बराबर होंगे तो कट जाएंगे तो इंटीजर आ जाएगा, नहीं तो कभी भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जांपल लिया हुआ है, आपको ये जो पीडीएफ शेयर होगा पढ़ भी सकते हैं। मैंने क्या किया है यहाँ पे, कहा कि मान लीजिए कि सपोज वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन, आप एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि उसमें रूट 3 आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये क्या है कि इट वुड बी सेफ टू अज्यूम दैट रूट 3 विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, मतलब आप देख करके कह सकते हैं कि अगर रूट 3 कैलकुलेशन में आए तो फाइनल आंसर में रूट 3 आएगा, क्योंकि रूट 3 को हटाने का एक ही तरीका है कि हम रूट 3 से या तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, या तो हम नीचे रूट 3 से डिवाइड कर दें तो ऊपर रूट 3 और नीचे रूट 3 कट जाएगा। आप समझिएगा बात को। जैसे रूट 3 बाई रूट 2 है तो ऊपर में मैं अगर हटाना चाहता हूँ तो या तो मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर 3/√2 हो जाएगा, है ना, ऊपर में इंटीजर आ गया। और दूसरा तरीका क्या है कि रूट 3/√2 में मैं ऊपर 1/√3 से कर दूं तो ये कट जाएगा, तब आ गया ऊपर में इंटीजर 1, नीचे आ जाएगा रूट 2। तो अगर इंटीजर लाना है तो या तो मुझे ऊपर में सेम रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम सर्ड से मल्टीप्लाई करना होगा, या सेम सर्ड से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जा करके इंटीजर आएगा। आशा करते हैं बात समझ में आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है कि √3/4 a² होता है। तो ये क्वेश्चन में हमें पता है हर हाल में कि अब जैसे कुछ भी आ जाए लास्ट में हमको पता है कि ये रूट 3 तो आना ही आना है, आंसर जो फाइनल आंसर आएगा इसमें रूट 3 आएगा ही आएगा। अब ये कब नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए ए जो है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए जो है वो फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट का मतलब क्या है, समझिए, आप ऐसे समझिए, वो कह रहा है 5⁻1/4 या 3⁻1/4, 5 मत, 3⁻1/4। अब 3⁻1/4 है तो एरिया इसका कितना आएगा, √3/4 इंटू 3⁻1/4 तो ए है और उसका स्क्वायर हम कर, तो आप खुद समझिए, √3/4 इंटू इसका स्क्वायर कटेंगे, ये कट गया, है ना। तो ये आ गया अगेन हमारा 3⁻1/2, मतलब ये √3 आ गया, √3 इंटू √3 3 आ गया, अब जाकर के 3/4। तो इस केस में हमारा ऊपर और नीचे इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे, you can safely assume that the area of any equilibrium will have √3 in its answer, हमेशा √3 आएगा। The only case when this gets negated would be when the value of the side has a component which has the fourth root of 3, फोर्थ रूट होगा तब पॉसिबल, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। आशा करते हैं बात समझ में आया हो अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेशियोज a by b and c by d yields, ठीक है, a by b और c by d का मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियसली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ac और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे bd, तो ac by bd आ जाएगा, या तो इसका रेशियो हमारा ac/bd हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए a/b c/d e/f=g/h=k, कुछ रिलेशन आ रहा है, ऐसे समझिए। मान लीजिए 1/2 जो है, 1/2 जो है वो हमारा 13/26 के बराबर है ना, 13/26 के बराबर है, या और इसको हम कह सकते हैं ये हमारा 19/38 के बराबर भी। ठीक है, और ये सब का सब 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो 1/2 भी हम न करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 9/18 के बराबर। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, 9/18, और ये सब किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है, 1/2, है ना। तो यही कह रहा है a/b c/d e/f सब कुछ मान लीजिए k के बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि k इक्वल्स टू ये सबका सम, कोई जरूरी नहीं है सबका सम, कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए। मान लीजिए अगर 19 + 13 - 9 कर ले, उसी तरीके से 19 के नीचे में 38 है तो 38 + 13 के नीचे में 26 है और -9 के नीचे में 18 है। ठीक है, अच्छा, तो इसको भी आप करेंगे तो ये रिलेशन हमेशा आधा, हाफ के बराबर, 1/2 के बराबर ही आएगा। देख लीजिए 19 में से 9 गया, 10 हो गया, और 10 और 13 कितना हो गया,
23 हो गया। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ देखिए 38 में से 18 चला गया, ठीक है, तो कितना बच गया? 38 में से अगर 18 चला गया तो 20 बचा। 20 और 26 कितना होगा? 46 हो गया। अब बताइए 23/46 कितना होगा? आधा है। उसी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, कोई भी, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए। मान लीजिए 9 प्लस 9 + 13, मान लीजिए 9 + 13 - 19 कर लेते हैं इस पर। चलिए, तो 9 और फिर यहाँ पे 18 + 26 और -38 कर लेते हैं। अब बताइए इस कॉम्बिनेशन को देखिए, तो 13 और 9 कितना हो गया? 13 और 9 22 हो गया। 22 में से 19 को हटा दीजिए, कितना है? 3 है। चलिए, 26 और 18, 26×10 = 36, 36 और 8, 36 और 8 कितना हो गया? 44। 44 में से 38 को माइनस कर दीजिए, तो 44 में से 38 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 3/6 कितना होता है? आधा, हाफ। समझ में आया? ये सातवां पॉइंट मैंने डिस्कस किया। तो A/B, C/D अगर ये K के बराबर है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो होगा, हम न्यूमरेटर को जोड़ करके घटा करके जब भी हम कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को सबको उसी हिसाब से जोड़ घटा लीजिए। और अगर न्यूमरेटर को जिस न्यूमरेटर को घटा रहे हैं, डेनोमिनेटर के उसी के डेनोमिनेटर को घटाना भी है। ये नहीं कि किसी और के डेनोमिनेटर को घटा रहे, नहीं। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो हमेशा ये रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और यहाँ पे हमारे पास है कि A1/B1, A2/B2 मान लीजिए अलग अलग अनइक्वल फ्रैक्शन है। ठीक है, अनइक्वल फ्रैक्शन मतलब मान लीजिए हमारे पास 1/2 दे दिया है, 5/6 दे दिया है, ठीक है, 4/7 दे दिया है, ऐसा तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं। मान लीजिए 1 + 5 + 4 जोड़ लिया, और 2 + 6 + 7 जोड़, तो 5 4 9 1 10 आ गया, और नीचे में 6 2 8 7 15 हो गया, 10/15 आ गया। 10/15 को हम लोग फ्रैक्शन में और तोड़ लेते हैं, तो 5 से ये 2 बार गया, 5 से ये 3 बार, कितना आ गया? 2/3। तो क्या हो रहा है कि देन द रेशियो, अब ये जो रेशियो आया 2/3, 2/3 कितना होता है? 0.66 है ना। अच्छा, अब इसमें से 1/2 का मतलब होता है 0.5, 5/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा हमारा 0.8, 8, 20, तो 6×3 = 18, तो 5/6 है ना, तो 0.5/6, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8 और 33। हाँ ठीक है, तो 0.833 है आगे। इसके बाद हमारा आता है 4/7। ठीक है, तो 4/7 की अगर हम बात कर लें, तो 4 को हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0.235। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक है ये, और सबसे बड़ा है 0.5। तो जो कॉम्बिनेशन बना करके हमको जो रेशियो मिला, ये जो 0.66 रेशियो मिला, ये लोएस्ट लोएस्ट नंबर क्या है? 0.235, और हाईएस्ट नंबर क्या है? 0.5। तो ये जो 0.6 है, ठीक है ना, 0.66 जो है, ये इन दोनों के बीच, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ, ये 0.833 बराबर, सबसे हाईएस्ट ये है, तो 0.235 और 0.833, इन दोनों के बीच में 0.66 आ रहा है, तो ये हमेशा ये इन दोनों के बीच में आए। ठीक है, सबसे बड़ा 0.833 और सबसे छोटा जो है हमारे पास 0.235, तो 0.66 इन दोनों के हमेशा बीच में आए, तो ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत यूज आता है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं हम। If we have two equations containing three unknowns as a1x plus b1y plus c1z equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z equals to 0। अब देखिए कोई भी अगर लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस जब आ रहे हैं, तो वो या तो लाइन के इक्वेशंस होंगे या प्लेन के इक्वेशंस होंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ठीक है, अच्छा, तो अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में तीन वेरिएबल है, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक है एक्स, एक है वाई, और तीसरा है जेड। तो एक्स वाई जेड हमारे पास तीन वेरिएबल है, पर इक्वेशन कितना है? दो ही इक्वेशन। तो कभी भी वेरिएबल जितना हो उतना इक्वेशन चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए। लेकिन एक्स वाई जेड में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या? कि उनके बीच में प्रोपोर्शन क्या है, उनके बीच का रेशियो क्या है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकालने का ये तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है? यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मैंने शॉर्टकट दिया है। अब देखिए क्या करना है आपको, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, सेकंड वाले से शुरू करना है, तो B1 B2 लिख दिया, फिर C1 C2 हमने लिखा, उसके बाद हमारा A1 A2 आ जाएगा। ठीक है, A1 A2 आया, और वापस से जो पहला वाला है उसको हम लोग B1 B2 को रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, B1 B2 C1 C2 A1 A2, और जो पहला वाला है वापस से उसको हम लोग लिख लेंगे B1 B2। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर से नीचे वाले में से नीचे से ऊपर वाले को माइनस करें, तो देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, ये जैसे ही करेंगे एक्स निकल जाए। C1 A2 माइनस C2 A1, जैसे ये करेंगे वाई निकल जाएगा। और A1 B2 माइनस A2 B1 करेंगे तो जेड निकल जाएगा। तो इससे एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स वाई जेड के बीच का जो रेशियो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है हमारे पास कि इफ द रेशियो A/B इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 20/17। ठीक है, 20/17, हाँ 20/17। ठीक है, तो ये हमारा एक से ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो इफ द रेशियो A/B ग्रेटर देन 1, कॉल्ड द रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, एंड इफ K इज अ पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव नंबर, और K मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो A में अगर कुछ K जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास K जो नंबर है वो मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो 20 में मान लीजिए हमने 2 जोड़ दिया, और 17 में भी मान लीजिए हमने 2 जोड़। ठीक है, तो ऊपर में हो गया 22 और नीचे में हो गया 19, है ना? क्लियर है? तो 22/19 जो है ना, 22/19 ये 20/17 से छोटा होगा। समझ में आया? ये 20/17 से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर मान लीजिए सेम नंबर मैंने माइनस कर लिया, ठीक है, जैसे 20 में से 2 माइनस करें, तो 20 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। और 17 में से अगर 2 माइनस की तो क्या हो जाएगा, 15। तो 18/15, तो 3 से ये गया 6 बार में, 3 से ये गया 5 बार, तो कितना आ गया, 6/5। तो 6/5 जो है वो 20/17 से बड़ा नंबर। ठीक है, ये 20/17 से बड़ा नंबर। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए, तो 10वां पॉइंट हमारा कवर होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ इक्वालिटी व्हेन नंबर्स आर एडेड इन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग नंबर जोड़े जा रहे हैं तब। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20/30 है। ठीक है, तो 20/30 यहाँ पे एक नंबर लिया, मान लीजिए ऊपर में हमने 2 नंबर जोड़ दिया और नीचे में मान लीजिए हमने 3 नंबर जोड़ दिया। ठीक है, तो A/B जो है वो A+C, ठीक है, बाई B+D। ठीक है, तो C/D इक्वल्स टू, अगर A/B है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या होने वाला है वो समझना है। ठीक है, तब तो बराबर आएगा। ठीक है, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या मुश्किल होगा उसको समझना है हमें, कि मान लीजिए अगर C/D जो है वो A/B से बड़ा है। ठीक है, ये क्या कहना है, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/4 है, तो हमें पता है 3/4 किसके बराबर आता है, 0.75, है ना? आप खुद समझिए, 0.7। और मान लीजिए 1/2 लिखा, तो 1/2 हमारा 0.5 होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए C/D बड़ा है A/B से, ठीक है, तो A+C अगर हम कर, A+C, ठीक है, इसको मैंने बोला कि ये हमारा C/B, और इसको बोल रहा हूं मैं ये हमारा A/B। तो C/D अगर A/B से बड़ा है, ठीक, तो हमें पता है कि 3/4 जो है वो 1/2 से बड़ा है। तो A+C आप कर लीजिए, मतलब 3+1 कर लीजिए, और B+D मतलब 4+2 कर लीजिए। तो 3+1 कितना हो गया, 4,
है ना। और 4 + 2 कितना होगा 6, तो ये कितना आया 2/3। 2/3 जो आया ये 0.66, ये हमेशा a/b से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि a/b हमारा 0.5 था, है ना, तो ये हमेशा इससे बड़ा है। क्लियर है, तो ये हमारा पहला। ठीक है कि c/d अगर a/b से बड़ा है तो a+c/b+d a/b से बड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि हमारा c/d a/b से छोटा है, ठीक है, उल्टा एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि हमारा a/b जो है वो हमारा 3/4 और c/d जो है वो हमारा 1/2। ठीक है, तो इस केस में जब हम a+c कर रहे हैं बाई b+d जो हम, तो कितना आ रहा है 3+1/4+2, यह मेरा 4/6, यह मेरा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 2/3 है ये a/b से छोटा है, 3/4 से छोटा है ना। क्लियर है, तो बस यही बात हम। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस की है, कैलकुलेशन मेथड्स रिलेटेड टू रेशियोज। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें कंपेयर करने आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एक बच्चा जो है वो 400 नंबर ला रहा था 600 में, और एक बच्चा जो है वो 450 नंबर ला रहा था कुछ 700 में। अब ये कौन सा बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जब हमें करना है तब ऐसे में कुछ काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर परसेंटेज चेंज। ठीक है, मान लीजिए क्लोज रेशियो है 173/212 और 181/225। अब हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, तो जब कंपेयर करना है तो हम देखेंगे कि 173 और 181 में कितना का अंतर है। ठीक है, तो 181 में से 173 का जब अंतर हम चेक करेंगे ये करीब 4 से 5% का अंतर है। उसी तरीके से जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे 212 से 225 का, ठीक है, जैसे 173 से 181 का मतलब कितना होगा, तो 173 मतलब 7 और एक 8, 8/173 कर लीजिए। ठीक है, तो 8/173 करेंगे, ये कुछ करीब परसेंटेज में जब हम चेंज करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू 4.62 ऐसा कुछ है, 4.62%। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से जब 212 से 225 कर रहे हैं तो ये हो गया 13 13/212। ठीक है, तो इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज में, ये इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो 13/212 जब आप करेंगे और इंटू आप 100 कर लीजिए। ठीक है, तो ये करीब नियरली इक्वल टू 6.13% आ जाए। ठीक है, 6 से 7% के बीच। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए कि डेनोमिनेटर जो है वो ज्यादा बढ़ा है और न्यूमरेटर जो है वो कम बढ़ा है, क्योंकि 4 से 5% का ही चेंज आया है, डेनोमिनेटर में ज्यादा परसेंटेज चेंज है। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड रेशियो है वो छोटा है। समझ गए, मतलब 181/225 जो आएगा वो छोटा नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि 181/225 का वैल्यू कितना होता है, 181/225 का वैल्यू हो जाएगा 0.804। और अगर आप 173/212 निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 212। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.8। ठीक है, ये 0.8। देखिए बहुत ही क्लोज रिलेशन है, लेकिन इसको हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज चेंज मेथड से चाहें तो हम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से मैंने एक चीज यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है कि मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन द रेशियो। ठीक है, परसेंटेज चेंज किसी रेशियो में कितना हुआ वो कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेथड दिया हुआ है कि ओरिजिनल रेशियो का इफेक्ट ऑफ न्यूमरेटर निकालिए, फिर इंटरमीडिएट रेशियो, इफेक्ट ऑफ डेनोमिनेटर निकालो, फाइनल रेशियो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया है, उसको एग्जांपल को देखते हैं बेहतर समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नंबर 20/40। ठीक है, और 20/40 मान लीजिए 22/50। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल इफेक्ट में ये बढ़ा या घटा, ओवरऑल इफेक्ट में बढ़ा या घटा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 20/40 ऐसे भी 1/2 होता है, आपको पता है।
ठीक है। तो 20/40 जो है 1/2 है, लेकिन 22 अगर 50 आप कर रहे हैं, ठीक है, तो 0.44 है। ठीक है। तो इफेक्ट ऑन रेशियो, अगर हमसे ओवरऑल इफेक्ट ऑन रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, समझिए। तो आप पहले न्यूमरेटर पे इफेक्ट देखिए, तो न्यूमरेटर पे इफेक्ट कितना हुआ। तो 20 से 22 हो गया, मतलब कितना परसेंट का चेंज हुआ, तो 2/20 गुने 100, है ना। तो कितना का चेंज हुआ, 10%। न्यूमरेटर 10% हमारा बढ़ा। और उसी तरीके से अगर हम डेनोमिनेटर को निकालें तो डेनोमिनेटर 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, है ना। तो 40 से 50 मतलब 10 का चेंज हुआ, है ना। तो 10/40 गुने 100 करें। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 20%। ठीक है, 20%। चलिए आगे देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो जब ये ऐसा हुआ तो अब क्या होगा। तो 20% का हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो ये 20% मिल रहा है, इस 20% को अच्छे से समझते हैं। जो ये 20% मिल रहा है, तो ये 20% बेसिकली न्यूमरेटर बढ़ने का मतलब है ओवरऑल चीज क्या हो गया। ओवरऑल अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो कोई क्वांटिटी घट रहा है ना। इसलिए इसमें हम रिवर्स फैशन में लेते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि उल्टा लेना है। जैसे यहाँ 20 से 22 में मैंने दिखा है, लेकिन यहाँ जब लिखा तो मैंने 50 से 40 का लिखा, उल्टा लिखा है। ठीक है। तो 20% का यहाँ पे हमको डिक्रीज दिखा है, 20% का डिक्रीज हुआ। ओके, इसको लिखने में कैसे लिखना है, तो हमने देखा कि 10% बढ़ा और 20% घटा। लिखने में कैसे लिखना है, ओरिजिनल क्वांटिटी को हम लोग 100 लिख लेंगे, तो 10% अगर बढ़ा, जो कि न्यूमरेटर का इफेक्ट था, तो न्यूमरेटर का इफेक्ट 10% बढ़ने से 110 हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद डेनोमिनेटर के इफेक्ट के कारण क्या हुआ, 20% घटा। तो 20% घटा तो 110 का 20%, तो 20/100 गुने 110। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 11×2 = 22, है ना। तो 22 घट गया, तो 22 घट गया कितना में, 110 में, है ना। तो 110 में 22 को घटा लें तो कितना आ जाएगा, 88। तो ओवरऑल इफेक्ट, जो रेशियो में ओवरऑल इफेक्ट जो चेंज आया, वो 100 में से 88 का आया। तो 100 में से 88 का ओवरऑल इफेक्ट कितना आया, 12% का डिक्रीज आया। तो इस तरीके से सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आसानी से ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने रेशियो के थ्योरी चीजें अच्छे से आज डिस्कस की हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन डिस्कस करके और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।